वेरी गुड मॉर्निंग। हम बात करेंगे आज नया टॉपिक है, नया एक्ट है और इसका नाम है यार जनरल क्लॉजेज एक्ट 1897 की बात करेंगे। राइट, हम जा रहे हैं सब बहुत पुराने जमाने में और 1897 में जो एक्ट आया था उसका नाम क्या है? जनरल क्लॉजेज एक्ट। अब नाम से ही पता चल रहा है कि सब इस वाले एक्ट में कुछ क्लॉजेज दिए गए हैं और वो जनरली अप्लाई होते हैं। इसका मतलब ये है सब जो टर्म, फॉर एग्जांपल कहीं कोई डेफिनेशन है और वो डेफिनेशन उस पर्टिकुलर एक्ट में डिफाइन नहीं है तो हम उसके लिए कहाँ जाते हैं? सब जनरल क्लॉजेज एक्ट में। फॉर एग्जांपल हमने बहुत जगह देखा है सब गुड्स की डेफिनेशन होती है। राइट, अब गुड्स की डेफिनेशन कहाँ डिफाइंड है? सेक्शन 2 क्लॉज 7 सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट में है। सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930 वाला जो एक्ट है, राइट, उसमें है। इनकम टैक्स में या किसी दूसरे लॉ में, एक्साइज में हुआ, जीएसटी में हुआ, अगर किसी एक्ट में स्पेसिफिकली गुड्स वर्ड डिफाइन नहीं है तो हमेशा हम रेफरेंस लेते हैं कौन से वाले एक्ट का? हम लेते हैं सब सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट का। सेक्शन 2 क्लॉज 7 में जाते हैं। एक और एग्जांपल, एक वर्ड होता है यार सिक्योरिटीज। एक वर्ड क्या होता है आपका? सिक्योरिटीज वाला वर्ड होता है। और सिक्योरिटीज की बात करें तो सेक्शन 2 क्लॉज एच, एक हमारे पास एक्ट है SCRA एक्ट 1956, राइट। सब सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट 1956 है एंड इस एक्ट में सेक्शन 2H में कौन सा शब्द डिफाइंड है? सिक्योरिटीज है। तो कहीं भी हम कंपनी लॉ में अगर वर्ड सिक्योरिटीज आता है, राइट, और सिक्योरिटीज कंपनी लॉ में डिफाइंड नहीं है तो लॉ ने बोला, या कंपनी लॉ में डिफाइंड है तो भी वहां क्या लिखा रहेगा कि भाई सिक्योरिटीज का मतलब वही निकालें जो कहाँ लिखा है? SCRA एक्ट 1956 के 1956 के सेक्शन 2H में लिखा है। तो यही चीज जनरल क्लॉजेस बोलता है कि भाई अगर कोई शब्द है और वो वर्ड वहां पर डिफाइन नहीं है तो वो शब्द आपको कहाँ मिल जाएगा? आपको मिल जाएगा सब जनरल क्लॉजेस एक्ट में। फॉर एग्जांपल अफिडेविट की डेफिनेशन हुई, सेंट्रल गवर्नमेंट की डेफिनेशन हुई, राइट, डॉक्यूमेंट की डेफिनेशन हुई। ये बहुत सारी डेफिनेशन आपकी डिफाइन है जनरल क्लॉजेस एक्ट में। तो एज सच जनरल क्लॉजेस एक्ट कोई सेपरेट एक्ट नहीं है, इनफैक्ट ये सपोर्टिंग एक्ट है, दूसरे एक्ट को सपोर्ट करता है। जनरल क्लॉजेस 1897 है। सेक्शन 1 में बेसिक है, बेसिक जो होता है सबका, एक्ट कब आया, कहाँ कहाँ लगेगा, वो वाली चीज है। फिर डेफिनेशंस दी गई हैं सेक्शन 3 से लेकर 4A तक। कुछ कुछ रूल्स हैं आपके इंटरप्रिटेशन के, मतलब जो इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स वाला जो कंसेप्ट है हमारे पास, हम एक्ट तो नहीं बोलेंगे क्योंकि उसका कोई स्पेसिफिक एक्ट नंबर नहीं है, वह वो है, प्लस दोनों चीजें एक ही हैं। पावर एंड फंक्शनरी सेक्शन 14 से लेकर 19 तक का जिक्र है। कुछ कुछ प्रोविजंस हैं ऑर्डर रूल्स वगैरह के लिए जो 20 से लेकर 24 तक है, और मिसलेनियस रूल सेक्शन 25 से लेकर 30 तक है। तो ये सारी चीजें हमारे काम की है, राइट। अब तो लॉ ने बोला है आपको ये सारी चीजें देखना है, और ये सारी चीजें देखना है मतलब सब जब भी हम कोई भी इंटरप्रिटेशन करेंगे और हमको वो उस एक्ट में वो वर्ड डिफाइन नहीं है तो लॉ ने बोला आप कहाँ भागो, फटाफट GCA की तरफ जाएंगे हम आगे। व्हाट, हम ये स्टडी क्यों करेंगे साहब GCA, ये सवाल हो सकता है आपका। तो लॉ ने बोला द जनरल क्लॉजेज एक्ट 1897 वाज इनेक्टेड ऑन 11 मार्च 1897। कब आया ये? 11th मार्च 1897 to consolidate and extend the general clauses at 1868 and 1887। भाई 1868 में, 1887 में जो एक्ट थे, मतलब 1868 में GCA का एक्ट था, 1887 में था। दोनों एक्ट को कंसोलिडेट कर दिया और नया एक्ट लॉन्च कर दिया। इनफैक्ट आज की डेट में बहुत पुराना एक्ट है ये, कॉन्ट्रैक्ट से थोड़ा सा नया है, कॉन्ट्रैक्ट 1872 का है और ये आपका 1897 का है। द जनरल क्लॉजेज एक्ट 1897 कंटेन्स डेफिनेशंस। इसमें क्या है? सिर्फ और सिर्फ डेफिनेशंस है ऑफ सर्टेन टर्म्स एंड जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ इंटरप्रिटेशन। बराबर है, सब डेफिनेशन पार्ट है और जनरल रूल्स ऑफ इंटरप्रिटेशन है। द जनरल डेफिनेशन
प्रोवाइडेड आर एप्लीकेबल टू ऑल सेंट्रल एक्ट। जनरल डेफिनेशन है, ये सारे के सारे सेंट्रल एक्ट मतलब जो पार्लियामेंट में बनाए गए हैं उन सारे के सारे एक्ट पर डेफिनेशन का यूज होता है। रेगुलेशंस में होता है इन द एब्सेंस ऑफ डेफिनेशन ऑफ अ पर्टिकुलर वर्ड, कोई भी सेंट्रल एक्ट में नहीं है कोई वर्ड, जीसीए को रेफर करो। रेगुलेशंस में नहीं है, जीसीए को रेफर करो। बट अनलेस देयर इज एनीथिंग रिपंगेंट इन दी सब्जेक्ट, और जब तक कोई चीज नहीं है तभी हमको यहाँ पर करना है। बट अगर हमने जीसीए का कोई वर्ड यूज करा और उससे वो सेंटेंस का गलत मतलब निकल रहा है तो फिर उसको हम इग्नोर कर देंगे, राइट। ये कॉन्सेप्ट है इसका। आगे, ऑब्जेक्ट, पर्पस, इंपॉर्टेंस ऑफ जनरल क्लॉजेज एक्ट। लॉ ने बोला ऑब्जेक्ट क्या है। अरे भाई हम फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर एक वर्ड डिफाइन है दैट इज कॉल्ड डॉक्यूमेंट। अब यार डॉक्यूमेंट की डेफिनेशन हमने अगर जनरल क्लॉजेज एक्ट में दे दी है, राइट, तो हमको दूसरे सेंट्रल एक्ट में बार बार डॉक्यूमेंट को डिफाइन नहीं करना। फॉर एग्जाम्पल वो डॉक्यूमेंट का वर्ड किसी एक्ट में 50 बार आ रहा है तो हमको क्या 50 बार बताना कि डॉक्यूमेंट ये होता है, डॉक्यूमेंट ये होता है। अरे भाई डॉक्यूमेंट की डेफिनेशन पढ़नी है तो कहाँ से पढ़ लो आप, जीसीए जनरल क्लॉजेज एक्ट में से पढ़ लो, और इससे हमारा एक्ट थोड़ा सा छोटा हो जाता है, फालतू की रिपीटेटिवनेस अवॉइड हो जाती है। एक पॉइंट, टू शॉर्टन द लैंग्वेज ऑफ द सेंट्रल एक्ट। दूसरा, टू प्रोवाइड एज फार एज पॉसिबल फॉर यूनिफॉर्मिटी ऑफ एक्सप्रेशन इन द सेंट्रल एक्ट। भाई कहीं आपने डॉक्यूमेंट कुछ डिफाइन कर दिया, कहीं पर कोई शब्द नहीं जोड़ा, तो लॉ ने बोला दिक्कत हो सकती है, तो यूनिफॉर्मिटी के लिए एक जगह डिफाइन कर दो, वहीं से सब लोग उठाएंगे तो यूनिफॉर्मिटी रहेगी। आगे, by giving definition of series of term in common use, to state explicitly certain convenient rules for the construction। कुछ कुछ रूल्स डाल दिए हैं कि भाई इन रूल्स का अगर किसी को भी इंटरप्रिटेशन करना है, याद रखना सब लीगल इंटरप्रिटेशन करने का जो अधिकार है वो तो कोर्ट की करती है, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, राइट। बट हाँ हम लोग भी यूज में इस इंटरप्रिटेशन में यूज करते हैं, एक्चुअल उसका जो मतलब है वो फिर कोर्ट इंटरप्रेट करती है। To guard against slips and oversights by importing into every act certain common form clauses which otherwise ought to be inserted in every central act। अगर यहाँ पर नहीं करते तो हर सेंट्रल एक्ट में वो चीज डिफाइन करनी पड़ती। लॉ ने बोला साहब उस चीज को भी हमने रिमूव किया है, आप यहाँ से ले लो और अपना काम कर लो। The purpose of the act has been stated by the Supreme Court in the Chief Inspector of Mines versus करमचंद थापर। इस केस में बताया है कि भाई पर्पस क्या है। It is stated that the purpose of the act is to place in one single statute different provisions as regard interpretation of words and legal principle। सुप्रीम कोर्ट ने बोला यार कि जो बहुत सारे शब्द हैं जिनका इंटरप्रिटेशन निकलता है अलग अलग, या लीगल प्रिंसिपल्स जो हैं which would otherwise have to be specified separately, अलग अलग एक्ट में आप अलग अलग लिखते। In different act regulations, the purpose of the act is to avoid superfluity। हम बार बार वही शब्द को नहीं यूज करेंगे, लैंग्वेज ऑफ द स्टैट्यूट को सिंप्लीफाई करा है, wherever it is possible to do so, right। हम बार बार रिपीटेशन को अलाउ नहीं करेंगे। So whatever General Clauses Act says, whether as regard to the meaning of the word or as regard to the legal principle, has to be read in every statute to which it applies। लॉ ने बोला साहब डॉक्यूमेंट का वर्ड जनरल क्लॉजेज में डिफाइंड है तो आपको ये शब्द हर जगह यूज करना है जहां जहां वर्ड डॉक्यूमेंट आता है, और अगर कहीं पर वर्ड डॉक्यूमेंट डिफाइन नहीं है तो लॉ ने बोला आपको वो डॉक्यूमेंट वर्ड को यहां से रेफर करना है। चल एक और एग्जाम्पल है, बहुत ध्यान से चले। सब सवाल है आपके लिए, अ क्लेम ऑफ द राइट टू कैच फिश। अरे भाई पानी में से हमको क्या करना है, मछली पकड़ना है। केम अंडर द कंसिडरेशन ऑफ कोर्ट, कोर्ट के सामने ये प्रश्न आया, आनंदा बेहरे वर्सेस स्टेट ऑफ उड़ीसा, राइट। उनके सामने ये केस आया तो उन्होंने बोला साहब मुझे अधिकार है मछली पकड़ने का, राइट। कोर्ट टेंडेड टू डिसाइड, कोर्ट को डिसाइड करना है कि राइट टू कैच और कैरी फिश इज अ मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टी। बहुत ध्यान से, हम मछली की बात नहीं कर रहे हैं साहब, फिश तो मूवेबल प्रॉपर्टी है, कहीं से उठा के कहीं ले जा कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। बट इन्होंने बोला उससे जुड़ा जो राइट है
वो राइट जो है, राइट है फिश पकड़ने का, वो मूवेबल प्रॉपर्टी है कि इमूवेबल प्रॉपर्टी? अरे भाई फिश पकड़ने का तो जमीन पे तो पकड़ोगे नहीं, कहाँ पर पकड़ोगे? समुद्र में पकड़ोगे, राइट, सी लेवल पे पकड़ने वाले हो। चल, बहुत प्यारा डिफाइन है। तो सेक्शन 2 क्लॉज 26 बात कर, सॉरी 3 क्लॉज 26 बात करता है जीसीए में रीड एज अंडर, यहाँ पर डिफाइन करा इमूवेबल प्रॉपर्टी वर्ड। कौन सा वर्ड डिफाइन करा? 3 क्लॉज सेक्शन 3 क्लॉज 26 में कौन सा वर्ड डिफाइन करा? इमूवेबल प्रॉपर्टी का। इन्होंने बोला इमूवेबल मींस शेल इंक्लूड लैंड, लैंड को इमूवेबल प्रॉपर्टी का पार्ट मानेंगे। बेनिफिट टू अराइज आउट ऑफ लैंड, अगर उस लैंड से कोई बेनिफिट अराइज हो रहा है उसको भी इमूवेबल प्रॉपर्टी का पार्ट मानेंगे। थिंग अटैच टू द अर्थ, अर्थ से कोई चीज अटैच है उसको भी हम क्या मानेंगे? इमूवेबल प्रॉपर्टी का पार्ट मानेंगे। और परमानेंटली फास्टेंड टू एनीथिंग अटैच टू द अर्थ, और जमीन से अगर आप कोई चीज परमानेंटली हटा रहे हैं तो उस चीज को भी फॉर द टाइम बिंग हम क्या मानेंगे? इमूवेबल प्रॉपर्टी मानेंगे। The section 3 of the Transfer of Property Act does not define the term except to say that immovable property does not include standing timber, growing crops or grass, right? तो सेक्शन 3 जो है इमूवल, सेक्शन 3 ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 वाला, वो बोलता है कि भाई इस एक्ट में क्या बोला गया है, ये टर्म को, कि भाई इमूवेबल प्रॉपर्टी में क्या क्या शामिल नहीं है? 3 चीजें। स्टैंडिंग टिम्बर शामिल नहीं है, ग्रोइंग क्रॉप शामिल नहीं है, ग्रास शामिल। याद रखना, सब इंटरप्रिटेशन हमको कोई कॉमन सेंस लगाकर, या हम तुम्हें, मुझे और आपको क्या लगता है, राइट, हम तुमको क्या लगता है उस पर डिपेंड नहीं करता। कोर्ट तो एक एक वर्ड पकड़ती है। तो इन्होंने डेफिनेशन किसकी ली? पहले डेफिनेशन ली भाई जनरल क्लॉजेज एक्ट की, सेक्शन 3 सब क्लॉज, सॉरी क्लॉज 26 की बात की है कि इमूवेबल प्रॉपर्टी होता क्या है। फिर उन्होंने बात की भाई ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी में सेक्शन 3 में इमूवेबल प्रॉपर्टी में क्या क्या शामिल नहीं किया गया। आगे, एज फिश डू नॉट कम अंडर द कैटेगरी, द डेफिनेशन इन द जनरल क्लॉजेज एक्ट अप्लाइज। भाई फिश आपकी ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में जो इमूवेबल प्रॉपर्टी में एक्सक्लूजन है उनमें कवर नहीं होती है। तो लॉ ने बोला फिर हम किसकी डेफिनेशन मानेंगे? ट्रांसफर ऑफ, सॉरी जनरल क्लॉजेज एक्ट की डेफिनेशन को पकड़ेंगे विद रिस्पेक्ट टू इमूवेबल प्रॉपर्टी। एंड एज अ प्रॉफिट ट्रेडर इज रिगार्डेड एज अ बेनिफिट अराइजिंग आउट ऑफ लैंड। भाई ये जो हमें मछली पकड़ने का अधिकार है, वो मछली पकड़ने का अधिकार बेनिफिट जमीन से मिल रहा है, राइट। इट फॉलोज दैट इट इज अ इमूवेबल प्रॉपर्टी, और लॉ ने बोला वो क्या है? इमूवेबल प्रॉपर्टी विद इन द मीनिंग ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट। दस द कोड कंस्ट्रक्टेड राइट टू कैच और कैरी फिश एज अ इमूवेबल प्रॉपर्टी। भाई आपको मछली पकड़ने का जो अधिकार है वो क्या है? आपका इमूवेबल प्रॉपर्टी। बहुत प्यारा एक्सप्लेनेशन है, सब इमूवेबल प्रॉपर्टी के रिस्पेक्ट में। केस लॉ याद रखना चाहें रख लें, एग्जाम में लिख कर आए, परफेक्ट नंबर मिलने वाले हैं। आगे, जो जनरल क्लॉजेज एक्ट है इसकी हम एप्लीकेबिलिटी की बात करें तो लॉ ने बोला एज सच तो टेरिटोरियल एप्लीकेबिलिटी की बात नहीं है यहाँ पर कि भाई इंडिया का लगेगा एक्सक्लूडिंग जम्मू एंड कश्मीर, या जम्मू एंड कश्मीर पर भी लगेगा, यहाँ वहां लगेगा, नहीं। द एक्ट डज नॉट डिफाइन कि भाई टेरिटोरियल एक्सटेंट तक, मतलब टेरिटरी वाला कंसेप्ट नहीं है यहाँ पर। यहाँ पर तो एक्ट है कि सेंट्रल एक्ट पर लगेगा, रेगुलेशंस पे लगेगा। Its application is primary with reference to all the central legislation, जितने भी एक्ट गवर्नमेंट ने बनाए हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट ने, सब पर लगेगा। एंड ऑल्सो टू रूल्स रेगुलेशंस मेड अंडर द सेंट्रल एक्ट, और सेंट्रल एक्ट के अंदर कोई रूल्स रेगुलेशंस बनाए गए हैं उस पर भी ये एक्ट लगने वाला है। आगे, इट इज इन सेंस अ पार्ट ऑफ एवरी सेंट्रल एक्ट और रेगुलेशन, ये बेसिकली सेंट्रल एक्ट और रेगुलेशन का पार्ट है। इफ अ सेंट्रल एक्ट इज एक्सटेंडेड टू एनी टेरिटरी, तो जनरल क्लॉजेज भी एक्सटेंड हो जाएगा, वो भी उस पर्टिकुलर टेरिटरी में लग जाएगा। फॉर एग्जांपल, सब वो जम्मू एंड कश्मीर में 370 हटने के बाद, सेक्शन 370 हटने के बाद जमाने भर के एक्ट जम्मू एंड कश्मीर पर लगने लगे हैं, तो लॉ ने बोला जब वो लगेंगे तो यार जीसीए भी लगेगा, वुड अप्लाई। और ये अप्लाई क्यों करेंगे भाई? हमको इंटरप्रिटेशन के लिए हम यूज
करते हैं, इसलिए हमने इसको अप्लाई किया है। द सेंट्रल एक्ट टू विच दिस एक्ट अप्लाई आर, कौन कौन से हैं, ध्यान से, जो भी एक्ट पार्लियामेंट में बनाए गए हैं अलॉन्ग विद द रूल्स रेगुलेशन जो सेंट्रल एक्ट में है उन पर ये एक्ट लगता है। एक्ट्स ऑफ डोमिनियन लेजिस्लेचर पास बिटवीन 15 अगस्त 1947 से लेकर 26 जनवरी 1950, मतलब आजादी के दिन से लेकर रिपब्लिक डे तक। 1947 में क्या मिली भाई, इंडिपेंडेंस। और हमारा गणतंत्रता दिवस हम कब मनाते हैं अपना रिपब्लिक डे 26 जनवरी को मनाते हैं। तो 1947 और 15 अगस्त 1947 से लेकर 26 जनवरी 1950 तक उन पर ये एक्ट लगेगा। मतलब इस ड्यूरेशन में अगर कोई एक्ट बने हैं तो एक्ट passed before the commencement of the constitution by the governor general in council or the governor general acting in the legislative capacity, the act does not define any territorial extent। ये एक्ट ने कोई टेरिटोरियल एक्सटेंट डिफाइन नहीं किया है। मेरे ख्याल से कॉन्सेप्ट क्लियर है भाई। एग्जाम में आ गया कि भाई टेरिटोरियल एक्सटेंट क्या है जीसीए का। सबसे पहली बात तो कुछ भी डिफाइन नहीं है। उन्होंने बोला जो सेंट्रल एक्ट है, जो सेंट्रल एक्ट के रूल्स रेगुलेशन से जो सेंट्रल एक्ट के दायरे में बने गए उस पर जीसीए लगता है। अगर सेंट्रल एक्ट मेरा एक्सटेंड हो गया तो मेरा जीसीए भी एक्सटेंड हो जाएगा। अब किस किस पर लगेगा, सेंट्रल एक्ट पर लगेगा। जो भी एक्ट कब बने हैं, डोमिनियन एक्ट लेजिस्लेचर बोलते हैं उसको हम, 15 अगस्त 1947 से लेकर 26 जनवरी 1950, इस ड्यूरेशन के बीच में जो एक्ट बने हैं उन पर भी जीसीए लगेगा, एप्लीकेबल हो जाएगा। या जो गवर्नर काउंसिल ने बनाए हैं उस पर भी ये जीसीए का कॉन्सेप्ट लग जाता है। अब हमने बहुत बार शब्द पढ़ा प्रिएम्बल। अरे भाई आप कोई भी एक्ट उठा के देख लो, सबसे पहले उस एक्ट का प्रिएम्बल मिलता। प्रिएम्बल मतलब उद्देश्य। ये एक्ट हम क्यों पढ़ रहे हैं, व्हाट इज द लॉजिक बिहाइंड रीडिंग दिस एक्ट। एवरी एक्ट हैज अ प्रिएम्बल which expresses the scope, object and purpose of this act। scope, object, purpose, तीन चीजें बताएगा। it is the main source for understanding the intention of lawmaker behind the act। भाई ये एक सोर्स है, हम जानेंगे कि जिन्होंने ये लॉ बनाया है, राइट, वो लॉ क्यों बनाया है, क्या ऑब्जेक्टिव है उनका लॉ बनाने के पहले, तो उनके दिमाग में क्या चल रहा था जिस टाइम पर ये लॉ बनाया गया है। फॉर एग्जांपल रेरा एक्ट, राइट, रियल एस्टेट डेवलपमेंट वाला एक्ट है। तो रेरा क्यों बनाया गया है, ताकि भाई बिल्डर लोगों को कंट्रोल कर पाए, ये कॉन्सेप्ट था इनका। आगे, whenever there is a ambiguity, ambiguity मतलब कोई झगड़ा है, कोई क्लैरिटी नहीं है, कहीं पर डाउट है। ambiguity in understanding any provision of the act, preamble is accepted as a aid to construction of the act। याद रखना, सब हम जब बात करेंगे इंटरनल एड ऑफ इंटरप्रिटेशन, एक्सटर्नल एड ऑफ इंटरप्रिटेशन, तो उसमें प्रिएम्बल भी एक तरीके का एड है, एक तरीके की हेल्प है हमें इंटरप्रिटेशन निकालने के लिए। द प्रिएम्बल ऑफ अ स्टैट्यूट इज अ पार्ट ऑफ द इनेक्टमेंट। अगर किसी लॉ का कोई प्रिएम्बल है तो वो भी इनेक्टमेंट का पार्ट है। एंड कैन legitimately be used for the constructing it, constructing मतलब interpreting। however the preamble does not override the plain provision of the act। मतलब ये किसी भी प्रोविजन को ओवरराइड तो नहीं करता, एक मोटा मोटी आपको आइडिया देता है कि भाई ये एक्ट लाने के पीछे लॉजिक क्या है। बट if the wording of the statute give rise to a doubt, अगर स्टैट्यूट की वर्डिंग डाउट क्रिएट करती है as to its proper construction, for example whether words or phrases has more than one meaning, तो भाई कौन सा शब्द आप यहाँ पर लगाओगे, कौन सा वर्ड इस प्रोविजन में आप इंसर्ट करोगे ताकि बेहतरीन इंटरप्रिटेशन निकल पाए और हमारा पर्पस सॉल्व हो पाए। तो लॉ ने बोला इसके लिए आप प्रिएम्बल यूज कर सकते हो, राइट। प्रिएम्बल में क्या लिखा रहेगा कि ये स्कोप क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है बिहाइंड इंट्रोडक्शन ऑफ दिस एक्ट। आगे, a doubt arises as to which of the two meaning is intended in the act, the preamble can and ought to be referred in order to arrive at a proper interpretation। जब भी वर्ड कंस्ट्रक्शन मिले
इसका मतलब अरे भाई हम कोई चीज बना नहीं रहे हैं, कंस्ट्रक्शन को इंटरप्रिटेशन आप पढ़े, राइट। आगे, इन शॉर्ट the preamble of the act discloses the primary intention of the legislature। क्या डिस्क्लोज करता है ये? प्राइमरी इंटेंशन क्या है लेजिस्लेचर की, बट कैन ओनली बी ब्रॉट इन एज एन एड टू कंस्ट्रक्शन, राइट। हम जब स्टैट्यूट की लैंग्वेज क्लियर नहीं होगी तभी हमको प्रियम्बल को रिफर करना है। अगर प्रोविजन की लैंग्वेज क्लियर होती है तो हमको प्रियम्बल को जबरदस्ती दिमाग नहीं लगाना। अरे भाई कोई प्रोविजन है बिल्कुल साफ साफ है, सब कुछ साफ साफ बोल रहा है, तो लॉ ने बोला फिर जबरदस्ती दिमाग क्यों लगाना आपको। However, it cannot override the provision of the enactment। लॉ ने बोला साहब कभी प्रोविजन और प्रियम्बल में अगर झगड़ा हुआ कि कौन सा बड़ा है, किसको हमें मान्यता देनी है सबसे ज्यादा, तो लॉ ने बोला पहले प्रोविजन को फॉलो करो, प्रियम्बल एक सब्स्टिट्यूट नहीं है, ये तो एक कॉम्प्लीमेंट्री है जो उसके नीचे चलेगा। सबऑर्डिनेट टू द प्रोविजन मानना है प्रियम्बल को। एग्जाम्पल, preamble of a negotiable instrument act states that an act to define, ये act जो है वो define क्या कर रहा है, define and amend the law relating to promissory note, bills of exchange, check, right। सब negotiable instrument 1881 वाला जो act है उसका preamble में क्या लिखा कि ये जो act है ये define करेगा और amend करेगा law with respect to promissory note section 4, Bills of Exchange Section 5, check Section 6 of Negotiable Instrument Act 1881 के रिस्पेक्ट में। एग्जाम्पल पांचवा, Preamble of the Companies Act 2013 states that an act to consolidate and amend the law relating to companies। तो भाई कंपनीज में अगर कभी कोई डिस्प्यूट आया विद रिस्पेक्ट टू पार्टनरशिप फर्म तो हम पार्टनरशिप फर्म को कभी यहाँ पर याद नहीं करेंगे। प्रियम्बल में साफ साफ लिखा है कि कंपनीज एक्ट में जो भी प्रोविजन लिखे हैं वो सबके सब किसके लिए लिखे हैं, सिर्फ और सिर्फ कंपनीज एक्ट के लिए, कंपनीज के लिए, राइट। आगे, इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड प्रियम्बल ऑफ द एक्ट इट इज इंपॉर्टेंट टू नो दैट एक्ट इज अ बिल। एक्ट क्या है, पास होने के पहले एक बिल होता है, पास कौन करता है, बोथ द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट एंड असेंटेड बाय द प्रेसिडेंट साहब, राइट। अब ध्यान से, लॉ ने बोला यार एक्ट का एक बिल है और इसको पास किसने करा, बोथ दी हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट ने और प्रेसिडेंट साहब ने साइन करे हैं। वेयर एज बिल सिर्फ एक ड्राफ्ट होता है, एक्ट मतलब अप्रूव होने के पहले जो वो एक्ट हम जिसको बोलते हैं पार्लियामेंट में पास होने के पहले वो एक बिल है। वेयर एज बिल इज अ ड्राफ्ट ऑफ द लेजिस्लेचर प्रपोजल पुट इन द प्रॉपर फॉर्म विच when passed by both the houses of parliament assented to by the president becomes an act। ये क्या बन जाता है, एक्ट बन जाता है। on getting assent from the president an act is notified on the official gazette of india। सब जैसे ही प्रेसिडेंट साहब की अप्रूवल मिल गई है हम उसको नोटिफाई कर देते हैं, कहां पर, ऑफिशियल गैजेट ऑफ इंडिया पे, भारत के राज्य पत्र पे वो प्रियम्बल छपा होता है, शेर वाला, लॉयन वाला। चल, definition part, every act contains definition part for the purpose of that particular act। हर एक्ट में normal definition part होता है and the definition part are usually mentioned in section 2 of the act। कुछ कुछ एक्ट में section 3 में भी होता है और in other initial section, majority section में section 2 में होता है, GCA में 3 में है। how hence definitions are defined in the act itself, normally act के अंदर ही defined होती हैं। ऑब्जेक्ट क्या है डेफिनेशन क्लॉज का, कि भाई फालतू की हम बार बार रिपीटेशन ना करें वही शब्द को। अरे भाई फॉर एग्जांपल इनकम टैक्स में वर्ड पर्सन डिफाइन कर दिया, राइट। अब वो पर्सन जब जब आएगा तब हमको क्या देखना है, सब पर्सन की डेफिनेशन देखनी है, बार बार हम पर्सन वर्ड को डिफाइन करने नहीं बैठेंगे। ऑल द सब्जेक्ट मैटर टू विच द वर्ड और एक्सप्रेशन सो डिफाइंड इंटेंडेड टू अप्लाई। हाउएवर, if there may be a words which are not defined in the definition of the act, the meaning of such word may be taken from GCA। अगर कुछ डिफाइन नहीं है तो फिर हम उसका शब्द का मतलब कहाँ से लेंगे भाई, फिर उस शब्द का मतलब हम GCA से लेंगे। हमने GCA इसलिए ही बनाया है।
Words are defined in the respective act. Sometimes definitions are referred in other statutes. If words are not defined in the respective act, such words कहाँ से लेंगे हम? GCA से लेंगे. Example, the word company डिफाइन है कंपनीज एक्ट में, सेक्शन 2 क्लॉज 20 में डिफाइंड है. सिक्योरिटी शब्द जो आता है वो आपका कंपनीज एक्ट में डिफाइन नहीं है, वो सेक्शन 2H ऑफ SCRA एक्ट 1956 में से लेते हैं हम, राइट. दिस वर्ड इज इक्विवेलेंटली एप्लीकेबल ऑन द कंपनीज एक्ट 2013. SCRA का सेक्शन 2H का सिक्योरिटीज का वर्ड एज इट इज लगता है जैसे कि ये डेफिनेशन डिफाइंड हो कंपनीज एक्ट में. सिमिलरली द वर्ड डिजिटल सिग्नेचर जो कहाँ यूज है? IT एक्ट 2000 में, ये भी कंपनीज एक्ट में यहाँ पर वैसे ही लगता है जैसे आपका कंपनीज एक्ट वर्ड है या दूसरे वर्ड है. सेक्शन 2 क्लॉज 95 ऑफ द कंपनीज एक्ट क्लियरली स्टेट्स दैट words expression used and not defined in this act but defined in the SCRA Act 1956, SEBI Act, Depositories Act, उनका मतलब वही है जैसा जो उस एक्ट में दिया गया है. आगे एग्जाम्पल 8, द वर्ड अफिडेविट यूज्ड इन सेक्शन 7 ड्यूरिंग द इनकॉर्पोरेशन ऑफ अ कंपनी. अरे भाई सेक्शन हम INC 9 वाले में फॉर्मेट में अफिडेविट वर्ड यूज है कि भाई सब्सक्राइबर्स को अफिडेविट देना है कि उन्होंने पिछले 5 साल में कोई भी डिफॉल्ट, गिल्टी वगैरह फ्रॉड नहीं है. तो लॉ ने बोला जो सेक्शन 7 में अफिडेविट वर्ड है वो कंपनीज एक्ट में डिफाइंड नहीं है, बट वो कहाँ डिफाइंड है? GCA में. इन द कंपनीज एक्ट शैल ड्राइव इट्स मीनिंग फ्रॉम द वर्ड अफिडेविट जो GCA में डिफाइंड है 1897 में. आगे एक शब्द और चलता है यार प्रचलन में, मीन्स एंड इंक्लूड. फॉर एग्जाम्पल बहुत सारी डेफिनेशन के आगे लिखा होगा मीन्स या लिखा होगा वहां पर इट इंक्लूड्स. सम डेफिनेशन यूजेस द वर्ड मीन्स. Such definitions are exhaustive definition and exactly define the term. मतलब जिस भी शब्द के आगे जिस भी डेफिनेशन में वर्ड लिखा हो मीन्स, मतलब जो चीज वहां लिखी है उसमें सिर्फ वही आएगा और कोई चीज नहीं आएगी. एग्जॉस्टिव डेफिनेशन, कंप्लीट डेफिनेशन है वो. एग्जाम्पल, जो कंपनी की डेफिनेशन है जो कहाँ लिखी है सेक्शन 2 क्लॉज 20 में, उसमें क्या बोला गया है? कंपनी मीन्स अ कंपनी जो इस एक्ट में इनकॉर्पोरेट हुई है, मतलब 2013 में या कोई प्रीवियस कंपनी लॉ में 1956 में, राइट. 1913 में जो पुराने एक्ट हैं उनकी बात कर दी है. इसके अलावा और कोई एक्ट का रेफरेंस मत लेना. मीन्स है, एग्जॉस्टिव डेफिनेशन है. एक और एग्जांपल, सेक्शन 2 क्लॉज 34 डिफाइन करता है वर्ड डायरेक्टर. मीन्स अ डायरेक्टर अपॉइंटेड टू द बोर्ड ऑफ द कंपनी. डायरेक्टर अपॉइंट करा है हमने बोर्ड में, मतलब जनरल मीटिंग की बात नहीं करना है. जनरल मीटिंग में डायरेक्टर वाले को अपॉइंटेड टू द बोर्ड, अगर डायरेक्टर्स के बोर्ड में अपॉइंट हुआ है उस व्यक्ति को हम क्या बोल रहे हैं भाई? डायरेक्टर बोलेंगे हम. सम डेफिनेशन यूजेस द वर्ड इंक्लूड. सच डेफिनेशन, अच्छा इंक्लूड्स मतलब सब हमने 1 2 3 4 चीजें इंक्लूड की है और इसमें बहुत सारी चीजें और आप एडिशन कर सकते हैं. वो वर्ड होती है इंक्लूसिव डेफिनेशन, इनकम्प्लीट डेफिनेशन. और भी कोई लाइक नेचर का वर्ड हुआ वो आप वहां पर एड ऑन कर सकते हैं. सच डेफिनेशन डू नॉट डिफाइन द वर्ड बट आर इंक्लूसिव इन नेचर. आगे, where the word is defined to include such and such, the definition is prima facie extensive. The word defined is not restricted to the meaning assigned to it but has extensive meaning which also includes the meaning assigned to it with the same definition. Example 11, word debenture defined in section 2 clause 30. debenture defined है 2 clause 30 में कंपनीज एक्ट में. स्टेट दैट डिबेंचर इंक्लूड्स, राइट. इंक्लूसिव डेफिनेशन है. क्या बोल रहा है वो? डिबेंचर इंक्लूड्स. डिबेंचर स्टॉक इसका पार्ट होगा, बॉन्ड इसका पार्ट होगा, एनी अदर इंस्ट्रूमेंट ऑफ अ कंपनी एविडेंसिंग अ डेट.
whether constituting a charge on the assets of the company or not, भले ही वो चार्ज क्रिएट करे या नहीं करे, लॉ ने बोला यार इसको हमने क्या बोला है सब, इसको हमने डिवेंचर वर्ड बोला है। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ इंक्लूसिव नेचर, मतलब इसमें इंक्लूसिव वर्ड है। एक और एग्जांपल, बॉडी कॉर्पोरेट। बॉडी कॉर्पोरेट और कॉर्पोरेशन इंक्लूड्स अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया, मतलब सब इन्होंने बोला बॉडी कॉर्पोरेट में जो दूसरी चीजें हैं वो तो बॉडी कॉर्पोरेट है ही, उसमें फॉरेन कंपनी भी शामिल होगी बॉडी कॉर्पोरेट में। आगे, द अबव डेफिनेशन ऑफ बॉडी कॉर्पोरेट डज नॉट डिफाइन द टर्म बॉडी कॉर्पोरेट, मतलब इन्होंने कोई डिफाइन नहीं करा, इन्होंने इंक्लूसिव ये भी आ जाए वो भी आ जाए, ये सारी चीजें आ जाए तो हम बॉडी कॉर्पोरेट बोलेंगे, but just states that companies incorporated outside India will also cover under the definition of body corporate। मेरे ख्याल से समझ में आ रहा है कि कंसेप्ट हो क्या रहा है। Apart from other entities which are called as a body corporate, we may also find a word being defined as means and includes and such and such। Here again the definition word would be exhaustive। definition क्या होगी यार? exhaustive। अच्छा, बहुत जगह हमने वर्ड यूज करा है शेल और मे। अब आप बोलोगे सर यार शेल और मे तो बहुत सिंपल चीज है, भाई कहीं पर अगर वर्ड लिखा है शेल मतलब कंपलसरी है, और कहीं पर वर्ड लिखा है मे मतलब कंपलसरी नहीं है। अब आगे, द वर्ड शेल इज यूज्ड टू रेज अ प्रिजम्पशन ऑफ समथिंग विच इज मैंडेटरी इन नेचर। शेल मतलब मैंडेटरी, और imperative while the word may is used to connote something which is not mandatory। अरे भाई may मतलब सब हमने बोला है वो मैंडेटरी नहीं होता है, बट इज ओनली डायरेक्टरी और इनेबलिंग, आप कर सकते हो ये काम जरूरी नहीं है। However, sometimes the word may and shall can be interpreted interchange। बहुत बार लॉ में कोर्ट ने मे को shall की तरह इंटरप्रेट करा है और shall को may की तरह, डिपेंडिंग ऑन द इंटेंशन ऑफ द लेजिस्लेचर। और वो सब क्यों करा गया है भाई? क्योंकि इंटेंशन ऑफ द लेजिस्लेचर है। फॉर एग्जांपल, सेक्शन 3 ऑफ द कंपनीज एक्ट बोलता है अ कंपनी मे बी फॉर्म फॉर एनी लॉफुल पर्पस। अब ये बताओ यार, इसका मतलब क्या आप कंपनी अनलॉफुल पर्पस के लिए बनाओगे क्या? नहीं। हियर द वर्ड मे शैल बी रीड एज अ शैल। अरे भाई हमको ये शब्द को शैल की तरह रीड करना है। कंपनी तो बनेगी ही सिर्फ और सिर्फ कौन से पर्पस के लिए? लॉफुल पर्पस के लिए। अफीम चरस गांजा बेचने के लिए हम कंपनी नहीं बनाएंगे। यूसेज ऑफ वर्ड मे here makes it mandatory for a company for the compliance of section 3 for its formation। example 21, section 21 of the Companies Act 2013 provides that document proceeding requiring authentication or the contract made by और on behalf of the company। सेक्शन 21 बोलता है भाई जो भी डॉक्यूमेंट है वो ऑथेंटिकेट करेगा डायरेक्टर, केएमपी वगैरह। may be signed by any KMP, any officer of the company duly authorized by the board in this behalf। usage of the word may shall be read as a may। the use of the word shall with respect to one matter or use of the word may with respect to another matter in the same section of a statute will normally lead to the conclusion that the word shall imposes an obligation, word confirms a discretionary power। In Sanic Motors versus State of Rajasthan, observe that the word shall is ordinary mandatory। भाई shall क्या होता है? Mandatory। and but it sometimes not so interpreted if the context or intention otherwise demand। लॉ ने बोला जरूरी नहीं है कि आप shall को मैंडेटरी तरीके से ही रीड करें, अगर एक्ट की इंटेंशन उसको मे रीड करना चाहती है तो फिर हम उसको मे रीड करेंगे। ठीक, तो यहां तक मेरे ख्याल से आपको कुछ कुछ शब्द हैं जो हमने बात की है। भाई मे क्या होता है, शेल क्या होता है, मीन्स क्या होता है, इंक्लूड क्या होता है, कब या यूज होगा, ये सारी चीजें हमने बात कर दी है। चलो, तो जीसीए का 1897 का जो सेक्शन 1 है वो बोल रहा है शॉर्ट टाइटल। द एक्ट में बी कॉल्ड एज अ जनरल क्लॉजेस एक्ट। ये हो गया आपका शॉर्ट टाइटल, इंटरप्रिटेशन में भी काम में आएगा, राइट।
So preliminary, it's the introduction part of any law which generally contains the short title. हर एक्ट में शॉर्ट टाइटल होता है. Extent, commencement, application, etc. The title, although the part of the act is itself not an enacting provision, but every act is given a title to carve out its own identity, just like people are giving their names to the identifying them. हर लॉ को नॉर्मली हम लॉ का इंटरप्रिटेशन उसके नाम से नहीं निकालेंगे, बट फिर भी यार आपको उससे कुछ तो क्लू मिलेगा शॉर्ट टाइटल से. फॉर एग्जाम्पल पार्टनरशिप एक्ट 1932 है, तो हमको पता चलेगा कि भाई पार्टनरशिप एक्ट में पार्टनर्स के लिए हर चीज अवेलेबल होगी. पार्टनरशिप के राइट्स क्या हैं, ड्यूटीज क्या हैं, पार्टनर के क्या राइट हैं, ड्यूटीज क्या है, आपस में उनके क्या राइट हैं, ड्यूटीज क्या है, सब चीजें मेंशन रहने वाली हैं. ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1881 जो है सब उसमें साफ साफ लिखा रहेगा. 1882 जो है, सॉरी, नेगोशिएबल 1881 है. ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी 1882 है, तो उसमें लिखा रहेगा प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग, ट्रांसफर के रिगार्डिंग सारे प्रोविजन वहां अवेलेबल है. स्टैंप एक्ट 1899, अब चाहे वो अडेसिव स्टैंप हो चाहे इम्प्रेस स्टैंप हो, तो उसके लिए प्रोविजन कहाँ रहेंगे आपके स्टैंप एक्ट 1899 में रहेंगे. द जनरल क्लॉजेस एक्ट कंटेन्स ओनली शॉर्ट टाइटल. जनरल क्लॉज एक्ट में सिर्फ और सिर्फ क्या रहेगा, शॉर्ट टाइटल इन द प्रिलिमिनरी पार्ट ऑफ द एक्ट. सेक्शन 2 ऑफ द जनरल क्लॉजेस एक्ट हैज बीन रिपील्ड. सेक्शन 2 तो इन्होंने हटा दिया, और सेक्शन 3 में क्या है जमाने भर की डेफिनेशंस. 3 सेक्शंस ऑफ जनरल क्लॉजेस एक्ट, मतलब सेक्शन 3 में डेफिनेशन है, सेक्शन 4 में एप्लीकेशन ऑफ फॉरगोइंग डेफिनेशंस ऑफ प्रीवियस एनेक्टमेंट, सेक्शन 4A में एप्लीकेशन ऑफ सर्टेन डेफिनेशन टू इंडियन लॉस, कंटेन्स जनरल डेफिनेशन. तो ये 3 सेक्शन, और सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा है यार, सेक्शन 3 हमारे लिए. Here in this chapter we are going to discuss the relevant definitions or terms which by large are seen in the act. अच्छा, तो section 3, which is a principal section containing definitions, applies to General Clauses Act itself, जो General Clauses Act है उसमें भी लगेंगी, and to post 1897 Central Act regulations, unless अगर इन सेंट्रल एक्ट में सेपरेट डेफिनेशन है तो वो फॉलो करो, नहीं है तो हमको फॉलो करो. और देयर इज समथिंग रिपंगेंट इन द सब्जेक्ट और कॉन्टेक्स्ट, मतलब अगर कोई चीज ऐसी है जो गलत कर रही है तो फिर लॉनेबल आपका रिस्पेक्टिव वर्ड फॉलो करो. सेक्शन 3 seeks to define 67 phrases and the terms commonly used in enactment. सेक्शन 3 में 67 अलग अलग क्या दिए हैं, phrases मतलब definitions, and are intended to serve as a dictionary. ये कैसे काम कर रहा है, डिक्शनरी की तरह काम करेगा. Bartley in his commentary on the GCA has pointed out a definition may be explanatory, जो किसी वर्ड को एक्सप्लेन करे, किसी वर्ड को रिस्ट्रिक्टिव करे, या एक्सटेंसिव भी हो सकती है. तो डेफिनेशन किसी भी तरीके की हो सकती है. Section 3 read as, in this act and all the central act regulations made after the commencement of this act, unless there is anything repugnant in the subject or context. सबसे पहला सेक्शन 3 क्लॉज 2 बात करता है एक्ट की डेफिनेशन. एक्ट यूज्ड विद रेफरेंस टू एन ऑफेंस. एक्ट मतलब हम वो कंपनीज एक्ट, पार्टनरशिप एक्ट की बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं यार आपने कुछ काम किया, that is act, or a civil wrong which shall include a series of act or word which refers to act done extended to illegal omission. An act required to be done cannot be necessarily means a positive act only, may also include a act which one is precluded from doing from decree. हो सकता है आपको कुछ काम नहीं करने के लिए बोला गया है, वो भी एक्ट है. This definition is based on section 32-33 of IPC. ये जो GCA की डेफिनेशन दी गई है ये IPC के सेक्शन 32-33 के रेफरेंस में दी गई है. अप्लाइज टू सिविल रॉन्ग as well as crime. Act includes illegal omission as well, but it does not include an omission which is not illegal. मतलब ऐसे काम, ऐसे कुछ काम आपको करना था, आपने नहीं करा, ओमिट हो गया,
और जो इलीगल नहीं है उसको एक्ट की डेफिनेशन में काम नहीं यूज करेंगे। In the illustration to section 36 of the IPC, the act by which A causes Z death consists of a series of acts, namely the blows given in the beating him plus a series of illegal omission, namely wrongful neglecting, refusing to supply him with the food at a proper time. तो ये जमाने भर के एक्ट, जमाने भर के सीरीज ऑफ ट्रांजेक्शन्स को हमने एक्ट बोला है। नेक्स्ट है एफिडेविट। एफिडेविट कहाँ पर है भाई? 3(3) में है, सेक्शन 3 क्लॉज 3 में है। अब एफिडेविट मतलब काइंड ऑफ शपथ पत्र। अरे भाई मैं कोई एफिडेविट देता हूँ, मैंने नीचे साइन कर दिए, स्टैम्प करा ली, नोटरी करा दी, तो इसका मतलब जो भी ये मेंशन है मैं इससे बाइंड हूँ, मैंने बोला है ये सब कुछ सही है एज पर माई नॉलेज। एफिडेविट शैल मीन इंक्लूड अफर्मेशन and a declaration in case of person by law allowed to affirm or declare instead of swearing। हम कोई वो गीता पे हाथ रख के वाली बात नहीं कर रहे हैं। अफिडेविट मतलब हम जो रेंट एग्रीमेंट पे साइन करते हैं ना, या नोटरी वोटरी करवा लेते हैं, अफिडेविट बन जाता है, राइट, वो वाली बात कर रहे हैं। There are two important points derived from the word above definition, affirmation, declaration। अफर्मेशन मतलब एक्सेप्टेंस। ये जो सारी चीजें लिखी हैं मैंने नीचे साइन कर दिए तो मैंने एक्सेप्टेंस दी इसको और डिक्लेयर भी कर दिया। इन केस ऑफ पर्सन अलाउड अफर्मिंग डिक्लेयरिंग इंस्टेड ऑफ स्वेरिंग। हम कोई शपथ पत्र वैसा नहीं देते हैं भाई, वो गीता पे हाथ रख के एंड ऑल, वो उसका बात नहीं होगी। अच्छा, मतलब ये वाली चीज ये है, से फॉर एग्जाम्पल मुझे किसी व्यक्ति को पावर ऑफ अटॉर्नी देनी है, तो मैं क्या करूंगा, एक डॉक्यूमेंट लिखूंगा, उस पर लिखूंगा मिस्टर ए को मैं पावर ऑथराइज कर रहा हूँ, जो सारे काम मैं करता हूँ यहाँ साइन मैंने कर दिए, यहाँ पर पावर ऑफ अटॉर्नी होल्डर ने कर दिए, और ये हो गया अफर्मेशन और यही हो गया डिक्लेरेशन। द अबव डेफिनेशन इज इंक्लूसिव इन नेचर। क्या है डेफिनेशन? इंक्लूसिव इन नेचर है। इट स्टेट्स दैट अफिडेविट शैल इंक्लूड अफर्मेशन। इसमें क्या शामिल है? अफर्मेशन शामिल है। राइट, ये कंसेप्ट हमारे सामने आया। इंक्लूड अफर्मेशन एंड डिक्लेरेशन। दिस डेफिनेशन डज नॉट डिफाइन अफिडेविट। इसमें क्या शब्द नहीं है? अफिडेविट नहीं है। However, we can understand this term in general parlance, right? जनरली जो फॉलो करते हैं, नॉर्मल हम लोग बोलचाल में यूज करते हैं, उस रिलेशन में बात करें तो अफिडेविट इज अ रिटन स्टेटमेंट confirmed by oath or affirmation for use as evidence in court or before any authority। किसी अथॉरिटी के सामने या एविडेंस देना है तो हम वर्ड यूज करते हैं एक रिटन स्टेटमेंट ओथ के द्वारा, दैट इज कॉल्ड एफिडेविट। अगली डेफिनेशन है सेंट्रल एक्ट की, और सेक्शन 3 क्लॉज 7 बात करता है सेंट्रल एक्ट की डेफिनेशन। सेंट्रल एक्ट शैल मीन एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट। तो भाई सीधी बात है, सेंट्रल एक्ट नाम से लग रहा है सेंट्रल गवर्नमेंट का है। एंड शैल इंक्लूड, ऐसे कोई एक्ट जो डोमिनियन लेजिस्लेशन है। अब ये हमको पता है ये क्या होता है भाई, ये वो होता है जो 15 अगस्त 1947 से लेकर 26 जनवरी 1950 के बीच में बने हैं, और इंडिया लेजिस्लेचर पास बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, उनकी बात है। एन एक्ट मेड बिफोर सच कमिटमेंट बाय द गवर्नर जनरल इन काउंसिल और गवर्नर जनरल एक्टिंग इन अ लेजिस्लेटिव कैपेसिटी, उसको भी यहाँ शामिल किया है। और भाई संविधान की डेट क्या है हमारी? 26 जनवरी 1950। मेरे ख्याल से ये तो आपको पता होगी। चलो, एक नई डेफिनेशन है सेंट्रल गवर्नमेंट। और भाई सेंट्रल गवर्नमेंट 3 क्लॉज 8 में हम इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर लिख रहे हैं। अब सेंट्रल गवर्नमेंट की जो डेफिनेशन है बहुत बड़ी डेफिनेशन है। In relation to anything done before the commencement of constitution, mean the governor general in council। संविधान के पहले जो था वो लीगल अथॉरिटी कौन सी थी? गवर्नर जनरल इन काउंसिल। एज द केस में बी एंड शेल इंक्लूड, पहला इन रिलेशन टू फंक्शंस जो प्रोवाइडेड है सेक्शन 124 सबसेक्शन 1 ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। भैया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट भी है 1935,
टू द गवर्नमेंट ऑफ प्रोविंस द प्रिंसिपल गवर्नमेंट एक्टिंग विद इन द स्कोप, उस व्यक्ति को हम क्या बोलेंगे? सेंट्रल गवर्नमेंट। इन रिलेशन टू एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द चीफ कमिश्नर प्रोविंस द चीफ कमिश्नर एक्टिंग, उसको हम क्या बोलेंगे? गवर्नमेंट। इन रिलेशन टू एनीथिंग डन और आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, भैया बिफोर द कमेंसमेंट में इनको गवर्नमेंट बोलो, आफ्टर में जो गवर्नमेंट काम कर रही है, चाहे गवर्नमेंट ऑफ स्टेट हो, स्टेट गवर्नमेंट हो, अकॉर्डिंगली उनको हम गवर्नमेंट बोलने वाले हैं। इन रिलेशन टू एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ अ पार्ट सी स्टेट, हम बात करेंगे पार्ट ए बी सी अलग अलग दिए गए। बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, जो भी चीफ कमिश्नर है, लेफ्टिनेंट गवर्नर और द गवर्नमेंट ऑफ अ नेबरिंग स्टेट, उनको हमने क्या बोला है? गवर्नमेंट। अगर यूनियन टेरिटरी, भाई भारत में यूनियन टेरिटरी दिल्ली विल्ली है ना अपनी, तो इन केस में जिस पर्सन को एडमिनिस्ट्रेटर अपॉइंट किया गया उसको हम क्या बोलेंगे? आप कौन हो यार? गवर्नमेंट। द डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इज 1 जनवरी 1956, 7th अमेंडमेंट जो आया था। द न्यू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया विच केम ऑन 26 जनवरी 1950 मेड इंडिया अ डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। The new republic was also declared to be the union of states, बहुत सारे states हैं। Between 47 and 1950, the territory in the princely states were politically integrated into the Indian Union. The Constitution of India 1950 distinguished between three main types of states. हमने क्या करा है साहब? तीन मेन टाइप ऑफ स्टेट्स में डिवाइड कर दिया एंड अ क्लास ऑफ टेरिटरी की बात है। अब हमने डिवाइड कर दिया, एक हो गया पार्ट ए स्टेट्स, एक हो गया पार्ट बी स्टेट्स और एक हो गया पार्ट सी स्टेट्स और पार्ट डी टेरिटरी की बात, राइट। तो तीन तो हमने स्टेट्स में डिवाइड कर दिया। पार्ट ए में हमने क्या बोला? विच वर द फॉर्मर गवर्नर प्रोविंस ऑफ ब्रिटिश इंडिया, former governor province of British India were ruled by governor appointed by president or elected state legislature। तो यहाँ पर the 9 part A states were Assam, Bihar, Bombay मतलब महाराष्ट्र, मुंबई वाला हमारा, मध्य प्रदेश फॉर्मली नोन एज सेंट्रल प्रोविंस और बिहार, मद्रास, उड़ीसा, पंजाब, ये स्टेट्स कवर है। पार्ट बी स्टेट्स विच वर फॉर्मर princely states and group of princely states governed by राज प्रमुख, राज प्रमुख जो अंग्रेज लोग अपॉइंट करते थे, who were usually the ruler of the constituent state, जो इनको रूलर बोलते थे राज प्रमुख, and an elected legislature, वो अलग अलग स्टेट्स हैं 8 तरह के। पार्ट सी में the former chief commissioner province and some princely states and each are governed by the chief commissioner appointed by president of India, ये यहाँ पर कवर है। और स्टेट टेरिटरी में अंडमान एंड निकोबार आइलैंड विच वर एडमिनिस्ट्रेड बाय द लेफ्टिनेंट गवर्नर अपॉइंटेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, इन सबको गवर्नमेंट बोला गया है, राइट। तो ये हमारी गवर्नमेंट की डेफिनेशन है भाई, जो कहाँ है आपकी सेक्शन 3 में क्लॉज 8 में डिफाइंड है। तो ये चीज हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि भाई किस किस को गवर्नमेंट बोला गया है, संविधान के पहले किसको था और कॉन्स्टिट्यूशन के बाद किसको है। एक डेफिनेशन है कमेंसमेंट की, सेक्शन 3 क्लॉज 13 है, राइट। सेक्शन 3 क्लॉज कौन सा है यार? 13 है, और जो बात करता है किसकी? ये बात करेगा किस पर्सन की? कमेंसमेंट। कमेंसमेंट मतलब, तो इन्होंने बोला कमेंसमेंट विद रेफरेंस टू द एक्ट और रूल, commencement with reference to the act or rules or regulation shall mean commencement used with reference to the act or regulation shall mean the day on which the act or regulation come into force, उसको हम क्या बोलेंगे यार? commencement। और coming into force, भाई एक तो वर्ड होता है commencement, तो लॉ ने बोला commencement मतलब shall mean the day on which the act or regulation come into force, right। जिस दिन आपका एक्ट आ रहा है, लग रहा है, हम उस वर्ड को क्या बोलेंगे? आपका commencement।
और कमिंग इनटू फोर्स और एंट्री इनटू फोर्स मतलब कमेंसमेंट, इसको भी हमने कमेंसमेंट लिखा हो या कमिंग इनटू फोर्स लिखा हो, दोनों वन एंड सेम थिंग है। refers to the process by which legislature, regulation, treaties, other legal instruments come to have legal force or effect, right? इसको हम क्या बोलेंगे कि भाई वो लीगली कौन सी चीज आ रही है, इसको भी हमने कमेंसमेंट बोला है। आगे, a law cannot be set into force unless it is brought into operation by legislature enactment or by the exercise of authority by delegate empowered to bring into the operation। मतलब कमेंसमेंट और कमिंग इनटू फोर्स दोनों को हम एक ही तरीके से ट्रीट करें। कोई भी प्रोविजन जिस तारीख को स्टार्ट हो रहा है, फॉर एग्जांपल सब 30 अगस्त 2013 कंपनीज एक्ट की कमेंसमेंट डेट है। The theory of statute being in operation in a constitutional sense, though it is in fact in operation, has no validity। इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है किसकी? डॉक्यूमेंट की। सेक्शन 3 क्लॉज 18 में जिक्र है यार डॉक्यूमेंट का। डॉक्यूमेंट शैल इंक्लूड एनी मैटर रिटन, एक्सप्रेस्ड, डिस्क्राइब्ड अपॉन एनी सब्सटेंस बाय मींस ऑफ लेटर, आप डॉक्यूमेंट बोलोगे, बाय फिगर्स डॉक्यूमेंट बोलोगे, मार्क्स डॉक्यूमेंट बोलोगे, और बाय मोर देन वन ऑफ दोज मींस which is intended to be used or which may be used for the purpose of। हमको किसी मैटर को रिकॉर्ड करना है, अब वो हम चाहे पत्ते पर लिखें चाहे पेपर पे लिखें, लॉ ने बोला उसको हमने डॉक्यूमेंट बोला है। पर्पस क्या है? रिकॉर्डिंग ऑफ दैट मैटर, राइट। रिकॉर्डिंग ऑफ दैट मैटर को हमने क्या बोला है भाई? इसको हमने बोला है डॉक्यूमेंट। ध्यान से, डॉक्यूमेंट शैल इंक्लूड any matter written, expressed, described upon the substance by means of letter, figures, by more than one of those means, which is intended to be used or may be used for the purpose of recording that matter, इसको हमने document बोला है। Thus, the term document include any substance upon which any matter is written, राइट। डॉक्यूमेंट मतलब कोई भी सब्सटेंस है जिसपे कुछ मैटर रिटन हो और एक्सप्रेस्ड हो बाय मींस ऑफ लेटर, फिगर्स फॉर रिकॉर्डिंग दैट मैटर। फॉर एग्जांपल, बुक्स, फाइल, पेंटिंग, inscription, even computer files are all documents। However, it does not include Indian currency notes। भैया इंडियन करेंसी नोट्स को हम डॉक्यूमेंट नहीं करेंगे, उसके ऊपर लिखना नहीं है कुछ भी, इसलिए लॉ ने बोला उसको हम डॉक्यूमेंट नहीं बोलते हैं, राइट। इनेक्टमेंट, इनेक्टमेंट मतलब क्या होता है? कोई चीज हम रूल को स्पेसिफाई कर रहे हैं। इनेक्टमेंट शैल इंक्लूड अ रेगुलेशन, any regulation of Bengal, Madras, Bombay code, or shall also include any provision contained in the act or rules as may be aforesaid। It has been held that an enactment would include an act made by the Union Parliament, Union Parliament ने बनाया है, State Legislature ने बनाया है। Again, since enactment is defined, enactment is defined भाई कहाँ पर है? To include also any other provision of the act, section 6, effect of repeal would apply to a case where not only the entire act is repealed but also where any provision of the act is repealed, right। इसको हम क्या बोलेंगे यार? आपका enactment। रूल्स एंड रेगुलेशंस आर नथिंग बट स्पीशीज ऑफ लेजिस्लेशन। लॉ ने बोला रूल्स और रेगुलेशंस कुछ अलग से नहीं है, बट एक तरीका है, एक मेथड है लेजिस्लेशन का, वो भी एक लेजिस्लेशन ही है। द लेजिस्लेचर इंस्टेड ऑफ एक्टिंग द सेम इटसेल्फ डेलीगेट द पावर टू। भाई हर चीज पार्लियामेंट में नहीं बनाएगा, तो उन्होंने रूल्स बनाने की पावर किसको दे दी है? सेंटर। अरे एक होता है एक्ट, एक्ट कहाँ बनेगा यार? पार्लियामेंट, बोथ द हाउसेज ऑफ लोकसभा, राज्यसभा। एक होता है रूल्स, रूल्स कौन बनाता है? सेंट्रल गवर्नमेंट। और एक होता है रेगुलेशन, रेगुलेशन कौन बनाता है? बोर्ड। फॉर एग्जाम्पल अगर हम सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट की बात करें तो यहाँ पर बोर्ड कौन होगा यार? सेबी।
अगर हम बात करें साहब, एमसीए बोर्ड होता है आपका, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया में सीसीआई होता है वहां पर, तो ये रेगुलेशंस का जिक्र है, एक्ट रूल्स एंड रेगुलेशंस। तो लॉ ने बोला यार हर काम ये नहीं करेंगे साहब, इन्होंने अपनी अथॉरिटी इनको दे दी है, बट ये भी एक तरीके से लेजिस्लेशन का ही पार्ट मानना है आपको। Whatever is enacted by the delegate of the legislature is also enactment, right? उसको भी हम क्या बोलेंगे, enactment बोलने वाले हैं। एक डेफिनेशन और है फाइनेंशियल ईयर, डेफिनेशन तो बहुत सारी है बट एक डेफिनेशन और पढ़ेंगे हम। फाइनेंशियल ईयर सेक्शन 3 क्लॉज 21 में है। अब सबको पता भाई फाइनेंशियल ईयर क्या होता, तो फाइनेंशियल ईयर मतलब क्या, shall mean the year commencing on the first day of April. The term year has been defined under section 3 clause 66 as a year जो calculate करना है according to the British calendar. Thus as per the GCA year means a calendar year जो जनवरी से चालू होगा और दिसंबर तक खत्म होगा, वो है आपका ईयर। बट डिफरेंस बिटवीन फाइनेंशियल एंड कैलेंडर ईयर की लॉ ने बोला है सब क्या डिफरेंस है वो हम बात करें, तो इन्होंने बोला फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होता है अप्रैल से, कैलेंडर ईयर स्टार्ट होता है जनवरी से। फाइनेंशियल ईयर कहां से स्टार्ट होगा, अप्रैल से, और वो कहां तक होगा आपका, यहां तक, राइट। ये कॉन्सेप्ट है आपके सामने। देखो फाइनेंशियल ईयर शेल द ईयर कमेंसिंग ऑन द 1 अप्रैल, तो फाइनेंशियल ईयर अप्रैल से स्टार्ट होगा, कैलेंडर ईयर जनवरी से स्टार्ट होगा। मेरे ख्याल से सब बच्चों को पता है कि भाई कौन सा ईयर कहाँ से स्टार्ट होता है। तो ये हमारे पास इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, और भी डेफिनेशन बहुत सारी हैं जीसीए में।